In the beginning, the atomic mass unit, basically the unit of atomic mass was atomic mass unit, that is AMU. मतलब बिगनिंग में जब किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता था उसके साथ यूज किया जाती थी यूनिट AMU. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 1 AMU, कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU है. इट मीन्स दैट mass of one hydrogen atom is 1/12 times heavier than mass of one C12 atom. Why so? वन C12 एटम का मास कितना होता है 12 AMU. उसका 1/12 टाइम्स करेंगे, आंसर कितना आएगा 1 AMU. तो मतलब हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU आया. दैट मीन्स mass of one hydrogen atom is actually 1/12 times of mass of one C12 atom. So यहाँ पर हमारी definition भी आ जाती है 1 AMU. So 1 AMU is the mass equal to 1/12 of the mass of 1 C12 एटम. एक C12 एटम का जो मास है उसका 1/12 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 AMU. बट लेटर ऑन दैट यूनिट वॉज चेंज, AMU से उसकी वैल्यू यूनिट चेंज कर दी गई U. जैसे आज हम यूज करते हैं हाइड्रोजन H का मास 1U, कार्बन 12U. U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास. बिकॉज देखो एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, उनका एक एटम का मास ग्राम्स में नहीं होगा, उसके लिए एक बहुत स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट चूज की गई, दैट वाज U. पहले AMU बोला गया और फिर बाद में उसको चेंज कर दिया गया U. U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास. हाइड्रोजन का मास 1U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सल्फर का 32U, सोडियम का 23U, Cl का मास 35.5U. These are some of the general atomic masses जो यूज होते हैं mostly, and we have to learn at least these atomic masses. Hydrogen has mass 1U, carbon has mass 12U, nitrogen has mass 14U, oxygen 16U, sulfur 32U, sodium 23U, and chlorine 35.5U. The Latin name of sodium is natrium. इसीलिए उसका सिंबल आया Na. The lattice name of potassium is kalium. That's why उसका सिंबल आया K. Lattice name of tungsten is wolfram. That's why उसका सिंबल आया W. Lattice name of copper is cypress. That's why उसका lattice symbol आया Cu. Sodium, kalium, lead. Lead is plumbum, जिसकी वजह से उसका सिंबल बन गया Pb. Gold is aurum. That's why उसका सिंबल बन गया Au. So these are some of the Latin name of the elements जिनसे हमने उसका सिंबल डिराइव किया है. Now, after atoms and atomic masses, as I told you कि Lavoisier and there was another scientist Proust, they were very keen to know that how do atoms combine and what is the reason behind the combination of atoms, what are the rules they follow while combining with each other, because most of the atoms they see were in the combined forms, है ना.
तो मोस्ट ऑफ द टाइम एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो यूनिट बनती है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। एटम्स के कॉम्बिनेशन से यूनिट जो बनती है दैट इज मॉलिक्यूल। Mind it, we are not talking about elements and compounds. Now we are talking about atoms and molecules. Elements और compounds पर हम बाद में आएंगे। एटम सबसे स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिट होती है, वो कभी भी कंबाइन नहीं होती। मॉलिक्यूल जो होता है ये कंबाइंड यूनिट होती है। यूनिट फॉर्म्ड बाय, it is a unit formed by combination, you can say chemical combination of two or more atoms of same type or different types। मॉलिक्यूल एक ऐसी यूनिट है जो एटम्स के कॉम्बिनेशन, केमिकली कंबाइन होने से बनी है, और वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी हो सकती है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। सी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एटम, हीलियम इज एटम, कार्बन is atom, nitrogen is atom, oxygen is atom, argon is atom, chlorine is atom, bromine is atom, iodine is atom, all of these are atoms। but इनमें से कौन से एटम्स है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? सिर्फ हीलियम और आर्गन। बाकी सारे एटम्स किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो जब भी एक के साथ दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, कितने भी एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, वो जो यूनिट फॉर्म होती है दैट यूनिट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन हो गया टू फॉर्म अ यूनिट कॉल्ड O2, तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन एटम्स जुड़ गए केमिकली, एक न्यू यूनिट बन गई, हम उसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। क्या बन गया ये? मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के साथ एक और नाइट्रोजन एटम जुड़ गया, क्या बन गया? मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन एटम जुड़ गया, बन गया मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम जुड़ गया, क्या बन गया? मॉलिक्यूल। तो मतलब चाहे सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हो, चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हो, जैसे ही एक से ज़्यादा एटम्स जुड़ जाते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तो ये जो न्यू यूनिट्स फॉर्म होती हैं, these are called as molecules। Now we come to that question, what is the difference between 2H and H2? 2H means two atoms of hydrogen which are present randomly, they are not present combined with each other, they are not combined with each other। But when we say H2, H2 means one molecule of hydrogen gas in which two atoms of हाइड्रोजन आर कंबाइंड केमिकली, जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स केमिकली कंबाइन हो चुके हैं, जबकि 2H मीन्स रैंडमली टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन which are not combined to each other। But when we write this 2 here, it means 2H atoms have joined together to form a molecule, and that molecule is H2। Now mind it, O2 is a molecule, CO2 molecule, N2 का एक ये molecule है, ये molecule है, ये molecule है, ये molecule है, ये molecule है। तो मॉलिक्यूल मतलब वो यूनिट जो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनी है,
whether they are of same type of atoms or they are formed by different types of atoms. If atoms have combined, they will form a molecule. ओके ना. सो मॉलिक्यूल्स अपने आप में स्टेबल होते हैं. जैसे मैंने बोला नेचर में ओ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, लेकिन जब ओ एक और ओ के साथ कंबाइन हो गया तो वो स्टेबल हो गया. नेचर में ऑक्सीजन O2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कार्बन अकेला शायद स्टेबल नहीं था, बट कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जब CO2 बन गया तो वो स्टेबल यूनिट बन गया. तो मॉलिक्यूल इज ऑलवेज अ स्टेबल यूनिट. N अकेला स्टेबल नहीं था एटमिक फॉर्म में, बट व्हेन एटम हैज कंबाइंड विद अनदर N एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, नाउ इट इज स्टेबल एंड कैन एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म इन नेचर. नेचर में वो इस फॉर्म में स्टेबल है, एग्जिस्ट कर सकता है. Similar is for H2, similar is for H2O. So molecule is an entity, it is a unit formed by chemical combination of 2 or more atoms of same type or different types. They are always stable. अगर molecule है तो वो stable होगा, मतलब वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, विच इज ऑलवेज. जैसे हमने लिखा था एटम्स में may or may not be capable of independent existence, but molecules are always capable of independent existence. Why? Because molecule बना ही इसलिए क्योंकि एटम अकेला स्टेबल नहीं था, बट वो जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन हुआ तो इट अटेन्ड द स्टेबिलिटी. दैट्स वाई इट इज फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल. दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है. आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? टू बिकम स्टेबल, है ना. कुछ करना है लाइफ में, आगे सेट होना है तो स्टेबल होना है. हर कोई काम दुनिया में क्यों कर रहा है? कोई प्रोफेशन में है, क्यों है? स्टेबल होने के लिए. तो दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है. सिमिलरली एटम्स combine with another atoms in order to attain stability so that they can exist independently in nature. They become independent even after combining with another atom, but now they are stable. Molecules can be of two types. You can say molecule of elements. Molecule अगर किसी element के होंगे तो वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होंगे, बट अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. अगर मैं किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, लाइक H2, लाइक O2, लाइक O3, लाइक क्लोरीन, all of these are elements. Why these are elements? Because these are made up of same type of atoms. सेम टाइप ऑफ एटम्स है, बट ये नहीं कि कंबाइंड नहीं है. इन सब एलिमेंट्स की यू कैन से कि रिपीटिंग यूनिट मॉलिक्यूल बन गई H और H, O और O, O O O, 3 O, Cl एंड Cl. तो मतलब these are all molecules of elements. ये सब molecules हैं, लेकिन किसके molecules हैं? Elements के, because these are made up of same type of atoms. ये भी molecules हैं. H2O, COO, NHHH, ये भी molecules हैं, बट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर बने हैं, इसलिए ये क्या हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. दीज आर, मतलब ये एक मॉलिक्यूल. अगर मैं बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंसिस्ट ऑफ large number of CO2 molecules, and in one CO2 molecule each one carbon is attached to 2 oxygen atom. I repeat, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ कंपाउंड. वो एक कंपाउंड है which consist of large number of molecules of carbon dioxide. Each molecule of carbon dioxide consists of
1 carbon and 2 oxygen atoms which are combined chemically. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कंपाउंड है. क्यों कंपाउंड है? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है. और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एक कंपाउंड है, उसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल. उसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है? CO2 का मॉलिक्यूल. और एक मॉलिक्यूल कैसे बना है? कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम्स के कॉम्बिनेशन से. अब यहाँ तक आने के बाद इतनी सी भी कंफ्यूजन का कोई चांस बचना ही नहीं चाहिए. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, बट जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द यूनिट्स जिनसे वो एलिमेंट या कंपाउंड बना है. ठीक है ना? जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी की यूनिट्स, तो एक बड़ी कंपनी हो गई एलिमेंट, एक बड़ी कंपनी होगी कंपाउंड. अब वो एलिमेंट जो एक कंपनी है, उसकी यूनिट्स क्या है? उसकी यूनिट एक इंडिपेंडेंट एटम भी हो सकता है, जैसे कार्बन या हीलियम या नियॉन, या वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द यूनिट्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड. जैसे कंपाउंड्स की यूनिट्स हमेशा क्या होंगी? मॉलिक्यूल. ओके. We can say that some elements are monoatomic. जैसे हीलियम है, हीलियम अकेला खुश है. मतलब अगर हीलियम गैस, एक कंटेनर में हीलियम गैस है ना, तो उसमें ऐसे होंगे He अलग अलग, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है. देखो अलग अलग है. तो ये हीलियम क्या हो गया? मोनो एटमिक. मतलब जो इसकी स्मॉलर यूनिट्स हैं वो क्या हैं? मोनो एटॉमिक. एक एक एटम ही है, जुड़े नहीं हुए वो किसी के साथ भी. हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारे क्या है? मोनो एटॉमिक. लेकिन ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं डाई एटॉमिक. जैसे अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसमें इस तरीके की यूनिट्स एग्जिस्ट करेंगी. 2 H एटम्स के कॉम्बिनेशंस होंगे लाइक दिस. तो मतलब हाइड्रोजन की नेचुरल फॉर्म क्या है? डाई एटॉमिक्स. यानी एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जब बनता है तो 2 H एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, है ना? इसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होगी? एक मॉलिक्यूल. H2 का एक मॉलिक्यूल. इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होगी? एक एटम, है ना? ये भी एलिमेंट है, नियॉन भी एक एलिमेंट है, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है? एटम. हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, नियॉन भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, लेकिन नियॉन की यूनिट क्या है? एटम. हाइड्रोजन की यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल, है ना? हाइड्रोजन डायटोमिक है, Cl2. क्लोरीन डायटोमिक है, ब्रोमीन डायटोमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है. ऐसे ही ट्राई एटोमिक, जब किसी यूनिट में 3 एटम्स कंबाइन होते हैं, जैसे कि ओजोन O3, तो ये क्या बन गया? ट्राई एटोमिक. ऐसे ही टेट्रा एटोमिक. फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में 4 फॉस्फोरस के एटम्स कंबाइन होते हैं, तो इट इज टेट्रा एटॉमिक. अभी हम एलिमेंट्स की ही बात कर रहे हैं, मैंने कोई भी मॉलिक कंपाउंड नहीं लिखा. आई एम सॉरी, मैंने कोई भी कंपाउंड नहीं लिखा, है ना? सारे एलिमेंट्स लिखे हैं. ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, ये डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, ट्राई एटॉमिक एलिमेंट्स, टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट्स. यू कैन से पॉली एटॉमिक, मतलब जिसमें 3, 4, 5 एटम्स हो. जैसे सल्फर है तो हम उसको पॉली एटॉमिक कह सकते हैं, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. 8 atoms of sulfur are combined together. Molecules of compounds. Compounds में भी जो molecules हो सकते हैं उनकी atomicity. Atomicity मतलब number of atoms present in a molecule. Number of atoms present in a molecule, वो बन गई उसकी एटोमिसिटी. जैसे जो डायटोमिक थे उनकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी? 2.
जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे अभी हमने लिखे थे उनकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 3, जो टेट्रा एटॉमिक थे उनकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 4, है ना। तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड में जितने एटम्स कंबाइंड है वो बन जाएगी उसकी एटॉमिसिटी। मोनो एटॉमिक में एटॉमिसिटी हो जाएगी 1, है ना। तो कंपाउंड्स में भी हो सकते हैं, जैसे H2O 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम, तो एटॉमिसिटी हो गई 3। NH3 एक N और 3 हाइड्रोजन एटम्स 4। CO2 एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम, एटॉमिसिटी हो गई 3। तो एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो ज्वाइन हुए हैं वो हो गई उसकी एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नाउ वी कम टू द laws of chemical combination. As we were discussing from the beginning of this chapter, that Lavoisier and Proust were very well interested that how do atoms combine with each other, what rules they follow while combining with each other. So finally they gave two laws, these two laws are called as laws of chemical combination. नाम से ही पता चल रहा है, laws means the rules which atoms follow while they are chemical combination, while they are combining chemically with other atoms, they must have followed some rules, some laws, and these laws are called as laws of chemical combination. Now the first law is called as law of conservation of mass. Law of conservation of mass in a very simple language says that mass can neither be created nor be destroyed. कि मास ना तो क्रिएट होता है कभी, ना ही मास कभी भी डिस्ट्रॉय होता है. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लिखे तो इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ reactants is always equal to the total mass of products. In a chemical reaction, the total mass of reactants is always equal to the total mass of products. This is our law of conservation of mass. For example, you know that hydrogen plus oxygen gives water. हम एटम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट एटम इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस H2, ये ऑक्सीजन गैस है O2 और ये फाइनली कंबाइन होकर बन गए H एंड O. तो ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी यूनिट. ऑब्वियसली इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, और वो रीअरेंज होकर एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2O. ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट पार्टिसिपेट इज एक्चुअली एटम. किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी एंटिटी, सबसे छोटी यूनिट, उसको हम कह सकते हैं एटम. सो बेसिकली in a chemical reaction, suppose for this reaction H2 plus O2 gives H2O. अगर इनिशियली 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया तो वाटर बनेगा 18 ग्राम. अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया, वाटर बनेगा 9 ग्राम. अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो 36 ग्राम वाटर
फॉर्म होगा. In every case you can see that total mass of reactants is always equal to the total mass of products. So for it will be applicable for all the chemical reactions, not only this reaction. Total mass of reactants is equal to total mass of products. Now mind my words, the system, the container in which we are doing the reaction must be a closed one. To satisfy the law of conservation of mass, it's very obvious कि आप जो कंटेनर ले रहे हो वो क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए. नहीं तो अगर मान लो कोई प्रोडक्ट गैस है तो वो तो उड़ जाएगा, तब थोड़ी ना मास सेम आएगा. तो इट मस्ट बी अ क्लोज्ड कंटेनर कि बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन टोटल मास रिएक्टेंट्स का एंड टोटल मास प्रोडक्ट्स का क्या आना चाहिए, सेम.